हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो जीटीयू का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। Question 1A, classify the Babcock-Wilcox boiler. What is the function of a superheater? Water tube. Water circulates through tubes. Flue gases surround them. यानी कि जो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है, इट इज अ वन टाइप ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। यानी कि वाटर ट्यूब बॉयलर हम किससे बोलेंगे? जिसमें से ट्यूब के अंदर से वाटर सर्कुलेट होगा और उसके सराउंड में यानी कि उसके आसपास फ्लू गैसेस होंगे, जिसको हम वाटर ट्यूब बॉयलर बोलेंगे। यानी कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर जो कि एक वाटर ट्यूब बॉयलर है। हाई प्रेशर बॉयलर, capable of generating high pressure steam often exceeding 40 to 140 बार। सो बेसिकली जो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है जिसको हाई प्रेशर बॉयलर कहा जाता है और उसका प्रेशर जो है वो 40 से 140 बार से अधिक होता है। स्टेशनरी, used in stationary application, स्पेशली पावर जनरेशन। यानी कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है उसको स्टेशनरी बॉयलर कहा जाता है। स्टेशनरी यानी कि हम उसको इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करवा पाएंगे, जिसको हम स्टेशनरी बॉयलर बोलेंगे। जो बेसिकली जो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है वो पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉरिजॉन्टल, the drum and tubes are oriented horizontally or inclined। so basically जो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है उसका हम सेल देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा और उसमें जो ट्यूब्स है वो बेसिकली इंक्लाइन होती है, इसीलिए उसको इंक्लाइन ट्यूब वाला बॉयलर बोलते हैं। और उसका ड्रम जो हम देखते हैं वो ड्रम उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, इसीलिए बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर को हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहा जाता है। नेचुरल ड्राफ्ट सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेट्स ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। यानी कि जो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है वो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहा जाता है क्योंकि उसमें जो वाटर सर्कुलेट होता है वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है। यानी कि जिसका डेंसिटी कम होगा तो वो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और डेंसिटी ज़्यादा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरह से जो सर्कुलेट होता है उसको हम बोलेंगे नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। यानी कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर वो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहा जाता है। सो ओवर यू कैन सी द फिगर ऑफ द बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सेल है, इसीलिए उसको हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहा जाता है। और ये जो है वो ट्यूब है वो इंक्लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो ये है हमारा बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर जो कि एक वाटर ट्यूब बॉयलर है, हॉरिजॉन्टल बॉयलर है, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है और स्टेशनरी बॉयलर है, क्योंकि ये बॉयलर को हम इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव नहीं करवा पाएंगे। फंक्शन ऑफ सुपरहीटर, the function of a superheater is to dry the wet steam and then raise the temperature of the steam above its saturation temperature by utilizing the waste heat of flue gases। so basically जो सुपर हीटर होता है वो बॉयलर का एसेसरीज कहा जाता है। जो बेसिकली एसेसरीज यानी कि हम with the help of accessories we can increase efficiency of the boiler। so सुपर हीटर क्या करेगा कि बॉयलर में जो भी स्टीम जनरेट होता है वो इनिशियली वेट स्टीम होता है, क्योंकि उसमें वाटर पार्टिकल रहेगा। तो वाटर पार्टिकल वाली स्टीम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ यूज हम यहाँ पे किसका करेंगे, जो वेस्ट हीट ऑफ फ्लू गैसेस है, जो कि वेस्ट हीट हम चिमनी में से निकाल दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके हम वेट स्टीम को क्या करेंगे, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। Question 1B, describe advantages and disadvantages of solar energy। Advantages, it is inexhaustible and renewable source of energy। so basically inexhaustible यानी कि हम बोल सकते हैं अटूट, and renewable source of energy जो कि हम बोल सकते हैं प्राप्य, राइट। सो हमें कंटिन्यूसली ये एनर्जी मिलता रहता है, उसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इनएग्जॉस्टिबल जिसको हम बोलेंगे अटूट।
एनर्जी ऑब्टेन इज पॉल्यूशन फ्री, यानी कि सोलर एनर्जी जिसमें से हम जो भी एनर्जी हम प्राप्त करते हैं वो पॉल्यूशन फ्री यानी कि प्रदूषण मुक्त होती है। इट इज अवेलेबल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि यह पृथ्वी की सतह पर बिल्कुल फ्री यानी कि मुफ्त उपलब्ध है। It can be directly converted into electrical energy using photovoltaic cell, यानी कि इसका फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल करके हम उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, it is dilute source of energy compared to fossil fuel, hence large collector areas are required which increases the cost. So basically इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए हमें लार्ज एरिया चाहिए, क्योंकि हम जो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं इसके लिए हम सोलर पैनल लगाते हैं, तो उसके लिए जो एरिया चाहिए वो काफ़ी बड़ा चाहिए कंपेयर टू फोसाइल फ्यूल, यानी कि हम जो जीवाश्म ईंधन यूज़ करते हैं उसके मुकाबले में यहाँ पे एरिया काफ़ी चाहिए, इसके लिए उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। इट्स अवेलेबिलिटी वेराइज विथ टाइम ऑफ डे, मंथ एंड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है जिसको हम बोलेंगे उपलब्धता, वो वेरी होता रहता है, यानी कि दिन के समय में, महीने और वर्ष के दौरान यह बदलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे हमें मालूम है कि मॉनसून आता है। इस कंडीशन में क्या है, काफ़ी जो सोलर एनर्जी है वो हमें इतना अमाउंट में प्राप्त नहीं होती है। The cost of storage of solar energy is high when sunshine is not available, such as on cloudy days, यानी कि धूप न होने पर, जैसे कि मैंने बोला क्लाउडी डेज यानी कि बादल वाले दिनों में सौर ऊर्जा जो हमारा है उसका स्टोरेज यानी कि जो भंडारण की लागत है यानी कि कॉस्टिंग है वो अधिक होती है। क्वेश्चन 1C जिसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, अ 3 kg प्लास्टिक टैंक दैट हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.2 मीटर क्यूब is filled with liquid water, determine the weight of the combined system, यानी कि एग्जाम्पल में एक प्लास्टिक का टैंक दिया गया है और जिसका वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया है, जिसमें ऑलरेडी ये टैंक में क्या है, यहाँ पे देखिए लिक्विड वाटर फिल्ड, यानी कि इसमें लिक्विड भरा हुआ है, वाटर फिलअप किया गया है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वेट, राइट। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मास ऑफ वाटर इंटू रो इंटू वी, जैसे कि हमें मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें मास फाइंड करना है, तो यहाँ पे रो इंटू वी, यहाँ पे वाटर का जो डेंसिटी है वो 1000 है, वो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया है, और हमारा जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना है 0.2, यानी कि हमें मास ऑफ वाटर मिलेगा 200 kg, राइट। ये हमने ये फॉर्मूला कहाँ से आया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से। अब हमें टोटल मास फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वाटर का मास है और यहाँ पे टैंक का मास होगा। सो हमें वाटर का मिला 200 और यहाँ पे टैंक का ऑलरेडी दिया गया है कि 3 kg का प्लास्टिक टैंक है। सो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे +3, सो यहाँ पे हमें आंसर मिला 203 यानी कि 203 kg। अब हमें फाइंड करना है वेट ऑफ कंबाइंड सिस्टम। वेट, तो वेट का यह फॉर्मूला है W इज इक्वल टू M इंटू G, राइट, ये वेट का फॉर्मूला है। सो यहाँ पे M हमें मिला टोटल मास 203 इंटू यहाँ पे जो G है जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू रहता है 9.81, राइट। सो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें सो हमें ये आंसर मिलेगा 1991 न्यूटन, राइट। तो ये सिंपल एग्जांपल था। क्वेश्चन 1C में दूसरा एक एग्जांपल दिया गया है, अ प्रेशर गेज कनेक्टेड टू अ टैंक रीड्स 500 kilopascal at a location where the atmospheric pressure is 94 kilopascal. Determine the absolute pressure in the tank.
सो यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक तो गेज प्रेशर प्रोवाइड किया गया है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है। इन दोनों का इस्तेमाल करके हमें एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर का ये फॉर्मूला है सिंपल, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सो यहाँ पे हमारा गेज प्रेशर का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 500 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 94। सो इन दोनों का हम समेशन करेंगे, सो वी विल गेट 594। सो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। क्वेश्चन 1C में तीसरा दिया गया है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस। स्टेडी फ्लो प्रोसेस यानी कि स्थिर प्रवाह, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषता क्या है इसके बारे में लिखना है। A steady flow process is characterized by properties such as temperature, pressure and velocity that remain constant at any given point within the system over time, though they may change with location। तो यहाँ पे स्टेडी फ्लो प्रोसेस में ऐसा कहा जाता है कि उसमें जो उसकी प्रॉपर्टीज है जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वेलोसिटी, वो गिवन पॉइंट यानी कि किसी भी बिंदु पर वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है विथ टाइम, ओवर द टाइम हम बोल सकते हैं, यानी कि समय के साथ सिस्टम के भीतर जो ये प्रोवाइड किया गया है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वेलोसिटी, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है यानी कि स्थिर रहता है। दो दे में चेंज विथ लोकेशन, हालांकि वे स्थान के साथ बदल सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट के अंदर सिस्टम में ये जो तीन है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वेलोसिटी, वो स्टेडी फ्लो प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन 2 है, स्टेट द फंक्शन ऑफ एनी 3 एसेसरीज इन बॉयलर। सो यहाँ पे हमें बॉयलर का जो एसेसरीज होता है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कोई भी 3 एसेसरीज के बारे में लिखना है। सो एसेसरीज बेसिकली बॉयलर में क्या होता है कि एसेसरीज का हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो जो बॉयलर का एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है, इसके लिए एसेसरीज का इस्तेमाल किया जाता है बॉयलर के अंदर। सो यहाँ पे फर्स्ट वन है इकोनोमाइजर, जो कि एक प्रकार का एसेसरीज है बॉयलर का। The function of an economizer is to heat the feed water before it is supplied to the boiler by utilizing the waste heat of flue gases। So economizer क्या करता है कि जो फीड वाटर यानी कि बॉयलर के अंदर हमें वाटर फीड करना है, उसी फीड वाटर जो है वो क्या करता है, हीट करता है यानी कि टेम्परेचर बढ़ाता है। और वो हीट वो कहाँ से लेता है कि जो भी वेस्ट हीट, फ्लू गैसेस का जो वेट हीट है जो कि हमने चिमनी में से हम निकाल रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके वो फीड वाटर को गर्म करता है। तो सिंपल याद रखना है, इकोनोमाइजर जो वाटर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देगा, यानी कि बॉयलर के अंदर जो वाटर हम फीड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, किसके थ्रू, वेस्ट हीट का यूज करके। Superheater, it is also one type of boiler accessories. The function of a superheater is to drive the waste steam and then raise the temperature of the steam above its saturation temperature by utilizing the waste heat of flue gases। So यहाँ पे सुपरहीटर भी क्या करेगा कि जो वेस्ट हीट है फ्लू गैसेस का, इसका इस्तेमाल करके जो वेट स्टीम है उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा और उसको कन्वर्ट कर देगा सुपर हीटेड स्टीम में, राइट। तो पहले में हमने क्या देखा, इकोनोमाइजर वाटर को गर्म करता है यानी कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ाता है। सुपर हीटर क्या करता है, जो भी वेट स्टीम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है। दोनों में हम किसका यूज कर रहे हैं, वेस्ट हीट ऑफ फ्लू गैसेस का। एयर प्रीहीटर, the function of an air preheater is to increase the temperature of air before it enters the furnace by utilizing the heat energy from the waste flue gases। सो यहाँ पे भी वही चीज करना है, हमें वेस्ट हीट का यूज करना है जो कि फ्लू गैसेस में से जा रहा है, उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, एयर जो है एयर को गर्म करेंगे यानी कि एयर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, राइट। तो सिंपल याद रखना, एयर प्रीहीटर क्या करता है,
एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा विद द हेल्प ऑफ वेस्ट फ्लू गैसेस का जो हीट है इसका इस्तेमाल करके, और वो एयर को हम फिर कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, हमारा जो बॉयलर का कंबशन चैम्बर है वहाँ पे हमें क्या करना है, फ्यूल का कंबशन करना है। सो कंबशन पर्पस के लिए एयर चाहिए, कंबशन कीप कंटिन्यू रखने के लिए एयर चाहिए। सो यहाँ पे हम एयर को थोड़ा सा गर्म करके अंदर डालेंगे, जिसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, जो हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा। Question 2b, what is the difference between elasticity and plasticity? What do you understand by resilience? So यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है कि इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है और रेजिलियंस क्या होता है उसके बारे में, जो कि एक इंजीनियरिंग मटेरियल का पार्ट्स है। सो हम बात करेंगे इलास्टिसिटी। The ability of a material to regain its original shape and size after the removal of load, यानी कि मटेरियल का ऐसा एबिलिटी है कि अगर हम उसके ऊपर लोड देते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज होता है, जैसे भी हम उसका लोड जो है रिमूव कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे तो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज में वो रिगेन हो जाएगा यानी कि कम बैक हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। मटेरियल पोजेसिंग दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिक मटेरियल, यानी कि मटेरियल के पास इस तरह की प्रॉपर्टी होगी तो उस ऐसा मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे। एग्जाम्पल रबर। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी में सिंपल याद रखना है रबर एग्जाम्पल, क्योंकि रबर एक क्या है कि अगर हम उसको खींचते हैं राइट तो उसका शेप साइज चेंज होता है, और जैसे ही हम उसको जो लोड दिया है खींचा है वो छोड़ देंगे तो वो अपना कम बैक ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा राइट। तो उसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलेंगे। प्लास्टिसिटी, it is the ability of a material to be deformed permanently before it fracture after the removal of load, यानी कि मटेरियल का ऐसा एबिलिटी है जिसमें मटेरियल क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है परमानेंटली। तो सिंपल यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी चीज के ऊपर हमने लोड प्रोवाइड किया तो उसका शेप साइज चेंज हुआ, उसके बाद अगर हम रिमूवल ऑफ लोड अगर लोड छोड़ देते हैं तो वो उसका जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है उसमें कम बैक नहीं करता है, जिसी कंडीशन में हमने खींचा था उसी कंडीशन में वो स्टेडी रहता है यानी कि परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी बोलेंगे। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन इट एग्जिट द इलास्टिक लिमिट, यानी कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तभी होता है जब भी उसका लिमिट जो है वो इलास्टिक लिमिट से बढ़ जाता है। This property is necessary for forging and stamping processes, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो forging and stamping processes के लिए इस्तेमाल की जाती है। forging यानी कि सिंपल हम किसी चीज के ऊपर हैमरिंग करते हैं, यानी कि उसके ऊपर हैमरिंग करके उस पार्ट को उसका जो साइज है वो कम करते हैं, उसको हम बेसिकली forging बोलेंगे। Resilience, it is the ability of a material to absorb or store energy and to resist impact loads and shocks. तो बेसिकली रेजिलियंस वो मटेरियल का ऐसा एबिलिटी है जिसमें क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है यानी कि एब्जॉर्ब करता है, और रेजिस्ट इम्पैक्ट लोड्स एंड शॉक्स, और जो झटका लगता है जो भी भार लगता है उसको रेजिस्ट करता है यानी कि प्रतिरोध प्रोवाइड करता है। The energy stored is given off when the load is removed, यानी कि लोड अगर हटाए जाने पर जो संग्रहित ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है। This property is necessary for spring material, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है इसके लिए आवश्यक होती है, क्योंकि स्प्रिंग में क्या होता है अगर हम उसके ऊपर लोड देंगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा अगर हम लोड छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा राइट। क्वेश्चन 2C जिसमें एक एग्जांपल दिया गया है, एयर एंटर्स अ कंप्रेसर एट 1.013 बार एंड 27 डिग्री सेल्सियस having a volume of 5 meter cube per kg and it is compressed
to 12 bar isothermally, determine work done, heat transfer and change in internal energy. सो यहाँ पे कंप्रेशर का एक एग्जांपल दिया गया है कि जिसमें एयर को एंटर करवाना है। यहाँ पे प्रेशर दिया गया है एट 1.013 बार और उसका टेम्परेचर दिया गया है 27 और वॉल्यूम जो है वो प्रोवाइड किया गया है 5 मीटर क्यूब पर केजी और कंप्रेस करने के बाद उसका जो प्रेशर हो जाता है वो कितना है 12 बार। तो यहाँ पे हमें वर्क डन, हीट ट्रांसफर एंड उसका जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है उसके बारे में यहाँ पे हम सॉल्यूशन लाएंगे। सो फर्स्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ देखिए आइसोथर्मल लिखा है यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक चीज याद रखना है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, W इज इक्वल टू P1 V1 ln P1 अपॉन P2। सो ये आपको वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सो यहाँ पे देखिए P1 हमारे पास है, P1 दिया गया है 1.013 बार, यहाँ पे बार दिया गया है राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको पास्कल में कन्वर्ट किया है। सो 1.013 इंटू 10⁵, क्योंकि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, इसीलिए उसको पास्कल में यहाँ पे कन्वर्ट किया। V1 हमारे पास है वॉल्यूम 5, उसके बाद ln P1 जो दिया गया है वही 1.013 इंटू 10⁵, और यहाँ पे जब कंप्रेस हुआ है उसके बाद P2 हमारा कितना है 12, वो भी बार में है, तो हमने क्या किया 12 इंटू 10⁵, राइट। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1252.06 किलो जूल पर केजी। यहाँ पे आंसर नेगेटिव दिया गया है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशर में क्या होता है, एयर को हम अगर एंटर करवाते हैं तो उसके बाद कंप्रेशर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करवाता है। सो एयर को कंप्रेस करने के लिए हमें वर्क देना पड़ता है। अगर हमें सिस्टम को वर्क देना पड़ेगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव वर्क, इसीलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन रखा गया है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस Q इज इक्वल टू W, जो आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और Q इज इक्वल टू W। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक Q इज इक्वल टू W, यानी कि जितने हम हीट देंगे उतना हमें वर्क मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे Q इज इक्वल टू W रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। सो यहाँ पे Q इज इक्वल टू -1252.06 किलो जूल पर केजी, क्योंकि हमें वर्क डन ऑलरेडी फाइंड आउट किया था हमने। सो यहाँ पे Q इज इक्वल टू W है, सो Q का आंसर भी यही रहेगा। हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, सो यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है सिस्टम में से, यानी कि उसको यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर किया गया है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा U यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सो डेल्टा U इज इक्वल टू 0 रहेगा। क्वेश्चन 2C और में एक और एग्जांपल दिया गया है, 5 kg of air is heated from an initial volume of 0.5 meter cube to final volume of 1.3 meter cube at constant pressure 4 bar. Determine heat supplied, work done and initial and final temperature of air. Cp is equal to 1.005 kilojoule per kg Kelvin. R is equal to 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन। सो इस तरह का हमें एग्जांपल दिया गया है, अब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। सो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, PV इज इक्वल टू MRT, जो कि एक जनरल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू MRT। सो यहाँ पे हमारे पास P1 है, P1 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट प्रेशर 4 बार, सो बार में है। सो यहाँ पे 4 इंटू 10⁵, क्योंकि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। V1 भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 0.5, सो हमने ये इंसर्ट किया यहाँ पे V1 की जगह पे 0.5 m यानी कि मास, यहाँ पे लिखा है 5 kg, राइट। तो ये हमारा मास हुआ 5,
सो 5 हमने लिखा। आर यानी कि गैस कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। सो आर इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू दी हमें ऑलरेडी दी गई है 0.287। सो यहाँ पे किलो जूल है, तो 10⁻³ कर दिया है हमने, और लास्ट में T1। सो यहाँ पे हमें T1 का वैल्यू मिलेगा। सो T1 इज इक्वल टू 139.37 केल्विन, राइट। सो ये हमारा PV इज इक्वल टू MRT फॉर्मूला के थ्रू हमें यहाँ पे T1 का वैल्यू मिला है। फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, यानी कि जो चार्ल्स लॉ होता है, हमने हमारे वीडियो में, अगले जो पुराने वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया है कि बॉयस लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है और गे-लुसेक लॉ क्या है। तो उसमें चार्ल्स लॉ के बारे में बताया है, तो आप एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें से मैंने ये इंसर्ट किया है। फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। सो यहाँ पे V1 का जो वैल्यू है वो हमने रखा 0.5, T1 139.37, V2 1.3 और यहाँ से हमें T2 मिलेगा। सो T2 इज इक्वल टू 362.36 केल्विन। सो यहाँ पे हमें T1 और T2 दोनों का वैल्यू मिल गया। हीट सप्लाइड Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T। सो हीट सप्लाई का यह फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T। डेल्टा T की जगह पे हम ये लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ये सभी वैल्यू हमारे पास है। M यानी कि यहाँ पे 5 जो मास दिया गया है, Cp का वैल्यू ऑलरेडी हमें एग्जाम्पल में दिया गया है, और T2 और T1 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, राइट। तो इसमें से हमें Q मिल जाएगा 1120.52 किलो जूल। अब हमें वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन का भी यह फॉर्मूला रहेगा W इज इक्वल टू PdV। सो dV की जगह पे हम V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। सो P हमारे पास है 4 और वो बार में दिया गया है, तो इंटू 10⁵ हमने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, और V2 और V1 का वैल्यू हमारे पास है। तो जिसके थ्रू हमें वर्क डन मिलेगा इक्वल टू 320 किलो जूल। Question 3A, draw a schematic diagram of a differential band brake। सो यहाँ पे आपको सिर्फ डिफरेंशियल बैंड ब्रेक का डायग्राम ड्रॉ करने का पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है वो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक का डायग्राम है। सो उसमें क्या होता है, ये एक ब्रेक ड्रम होता है, राइट। सो ये क्या है, उसको हमें ब्रेक है, यानी कि ये जो रोटेट होता है उसको हमें स्टॉप करना है और स्लो डाउन करना है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल बैंड ब्रेक यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फलक्रम है। सो यहाँ पे एक लेवर यहाँ पे दिख रहा है और ये एक दूसरा लेवर है। सो इन दोनों को यहाँ पे एक फलक्रम के साथ कनेक्ट किया गया है, जो कि डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में रहेगा। सिंपल बैंड ब्रेक रहेगा तो उसमें ये नहीं आएगा, ये पूरा एक ही लेवर रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल बैंड ब्रेक है, तो यहाँ पे हमें फलक्रम के साथ इन दोनों को कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं वो वन टाइप ऑफ बेल्ट जैसा होगा, जिसके थ्रू जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो रोटेटिंग पार्ट है ब्रेक ड्रम, वो क्या करेगा, उसको हमें स्टॉप करना है। तो जिस तरह से यहाँ पे हम प्रेशर यानी कि फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये जो पोर्शन है वो यहाँ से फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और ये जो रोटेटिंग पार्ट है उसको स्टॉप कर देगा। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे सिंपल डायग्राम पूछा गया है, इसलिए मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा। सिंपल आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन 3B, शो द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑन TS एंड PH डायग्राम, नेम ईच प्रोसेस इन दिस साइकिल। सो यहाँ पे भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा गया है। VCR जो सिस्टम है उसका साइकिल और उसका TS यानी कि टेम्परेचर एंट्रोपी एंड प्रेशर एंथैल्पी का डायग्राम, और उसका जो प्रोसेस के नेम है वो यहाँ पे पूछा गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये VCR साइकिल है, जिसमें एक कंपोनेंट रहेगा, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपांशन डिवाइस। So these are the main component of VCR cycle, जिसमें क्या होता है, तो प्रोसेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे कई वीडियो में।
सो बेसिकली सिंपल यहाँ पे मैं ओवरव्यू जैसा दे देता हूँ। इवापोरेटर क्या करता है, यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब करता है। कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है। सो सिंपल यहाँ पे देखिए, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ पे वन पॉइंट पे है। सो वो वेपर रेफ्रिजरेंट हमें इंसर्ट करवाना है कंप्रेशर में। कंप्रेशर क्या करेगा, वो वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर देगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में, राइट। अब ये जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट वो कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में का क्या काम है, वो हीट को रिजेक्ट कर देगा। अगर हीट को रिजेक्ट कर रहा है तो वेपर को में से अगर हीट को हम रिजेक्ट कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट में, राइट। लेकिन अगर हीट रिजेक्ट हो रहा है तो हाई टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो टेम्परेचर, और प्रेशर एज इट इज रहेगा हाई प्रेशर। ओके, अब हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, उसको एक्सपांसन डिवाइस में पास करना है। ये क्या होता है, स्मॉल डायमीटर वाली ट्यूब होती है, उसमें से अगर पास करेंगे तो जो हाई प्रेशर है वो कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर में। सो यहाँ पे हमें मिलेगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो इवापोरेटर में जाएगा। इवापोरेटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है वीसीआर यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का। अब ये है उसका पीएच यानी कि प्रेशर एंथैल्पी एंड टीएस यानी कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो फर्स्ट हम लेंगे द कंप्रेशन प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1-2 इन पीएच एंड टीएस डायग्राम। यानी कि ये पीएच डायग्राम में देख सकते हैं 1-2 प्रोसेस है, वो कंप्रेशन प्रोसेस है। सो यहाँ पे क्या होगा कि कंप्रेशन प्रोसेस में ये जो 1-2 है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। लेकिन प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, उसी के साथ उसका जो एंथैल्पी है वो भी चेंज होगा यानी कि बढ़ेगा। सिंपल याद रखना है। और टीएस डायग्राम में आप देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, उसका टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। 1-2 प्रोसेस कंप्रेशन प्रोसेस में देखिए टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन उसका जो एंट्रोपी है वो एज इट इज रहा, यानी कि S1 इज इक्वल टू H2। तो ये हमारा कंप्रेशन प्रोसेस था। अब सेकंड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कंडेंसेशन। द कंडेंसेशन प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2-3। यहाँ पे 2-3 आप देख रहे हो, 2-3, और यहाँ पे भी 2-3 पीएच एंड टीएस डायग्राम में। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर जो है कांस्टेंट है, क्योंकि P2 इज इक्वल टू P3, यानी कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन एंथैल्पी है वो क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ओके, उसी तरह से टेम्परेचर और एंट्रोपी में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 2-3 प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा लाइन देखिए इंक्लाइन है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन प्रोसेस होने के बाद कंडेंसेशन में क्या होता है, सडनली उसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है सडनली, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2-2, यहाँ पे हम 2 डेज कंसिडर करेंगे, तो सडनली टेम्परेचर रिड्यूस होता है। उसके बाद क्या होगा, फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा तभी क्या होगा, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, यानी कि यहाँ ये लाइन देखिए तो वो यहाँ पे एक सीधा लाइन दिख रहा है। तो ये जो है वो सडनली टेम्परेचर कम होने की वजह से इस तरह का लाइन आता है, और उसके बाद फेज चेंज होता है वेपर में से लिक्विड में, तो ये हमारा ये कांस्टेंट लाइन आता है, राइट। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। आगे, द थ्रोटलिंग प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 3-4 ऑन पीएच एंड टीएस डायग्राम। यानी कि जो एक्सपांसन प्रोसेस है उसको यहाँ पे थ्रोटलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। तो 3-2 प्रोसेस में देखिए यहाँ पे क्या है, सडनली प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, लेकिन यहाँ पे एंथैल्पी है वो कांस्टेंट रहता है। उसी तरह से टेम्परेचर में बात करें तो टेम्परेचर भी गिरता है, 3-4 टेम्परेचर भी गिरता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ता है। The evaporation process is represented by 4-1 on pH and TS diagram। और लास्ट प्रोसेस था evaporation का। सो यहाँ पे 4-1 प्रोसेस देखिए, तो यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये हो रहा है, P4 इज इक्वल टू P1, और एंथैल्पी है वो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसी तरह से टेम्परेचर में देखिए ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, T4 इज इक्वल टू T1, लेकिन एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। तो ये हमारा सिंपल पीएच एंड टीएस डायग्राम है।
वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल यानी कि VCR साइकिल का। क्वेश्चन 3C में भी एक एग्जांपल दिया है, स्टीम एट 5 बार एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.85 एक्सपांड्स रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर until the temperature is 220 degree Celsius. Determine the work and heat transfer per kg of steam during the process. Take specific heat for superheated steam as 2.1 kilojoule per kg Kelvin. सो यहाँ पे देखिए स्टीम के रिगार्डिंग ये एग्जांपल है। सो यहाँ पे स्टीम टेबल का इस्तेमाल किया जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो स्टीम टेबल का जो भी वैल्यू है वो हमारे एग्जाम्पल में ही प्रोवाइड करके देते हैं, तभी हमें स्टीम टेबल की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो आपको वो लोग स्टीम टेबल प्रोवाइड करेंगे। उसी स्टीम टेबल में आपको वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे क्या है, स्टीम एट 5 बार, तो हमें स्टीम टेबल में 5 बार के अंदर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें टी सैचुरेशन टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर सैचुरेशन एट 5 बार में वो कितना होगा, 151.8 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू जो है वो हमें स्टीम टेबल में से डायरेक्टली मिल जाएगा, टी सैचुरेशन ये 151.8 डिग्री सेल्सियस। और वीजी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम का ये वैल्यू है वो भी हमें एट 5 बार पे ये वैल्यू भी मिल जाएगा 0.375 मीटर क्यूब पर केजी। यानी कि ये दोनों वैल्यू हमें स्टीम टेबल में से मिलती है एट 5 बार प्रेशर पे। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला है V1 इज इक्वल टू x1 इंटू VG। ये जो x है उसको ड्राइनेस फ्रैक्शन बोला जाता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें एग्जांपल में दिया गया है 0.85, और VG जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम है उसका वैल्यू हमें स्टीम टेबल में से मिला 0.375। सो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.3187 मीटर क्यूब पर केजी। अब देखिए, नाउ एट 5 बार एंड 220 डिग्री सेल्सियस द स्टीम इज सुपरहीटेड एज। सो हमारा टी सैचुरेशन टेम्परेचर था 151.8 डिग्री सेल्सियस, जो कि ये जो टेम्परेचर है 220 वो क्या है, ज़्यादा है, यानी कि ये सुपरहीटेड है T2। अब हमें फाइंड करना है V सुपरहीटेड इज इक्वल टू VG T सुपरहीटेड अपॉन T सैचुरेटेड। सो ये जो कई फॉर्मूला है इस तरह का, वो आपको नोट डाउन कर लेना है, जो कि वो काफ़ी इस्तेमाल होगा। इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा स्टीम टेबल के रिगार्ड दिया जाएगा उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास VG का वैल्यू है 0.375, 2T सुपरहीटेड जो कि 220 है उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, यानी कि 273 से समेशन किया है। टी सैचुरेशन हमारे पास है 151.8 जो कि हमें स्टीम टेबल में से मिला था, उसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है। सो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0.435 मीटर क्यूब पर केजी। वर्क इनपुट, वर्क का हमने प्रीवियस जो भी स्लाइड था उसमें भी डिस्कस किया था कि वर्क इज इक्वल W इज इक्वल टू PdV। सो P V2 माइनस V1। सो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर जो है 5 इंटू 10⁻², और V2 और V1 का वैल्यू हमारे पास है वो यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है। सो हमें आंसर मिलेगा 58.15 किलो जूल पर केजी। स्टीम टेबल एट 5 बार। अब हमें फिर से 5 बार के ऊपर स्टीम टेबल में से ये वैल्यू फाइंड करनी है, HF, HFG1 एंड HG। सो बेसिकली ये क्या होता है, HG यानी कि स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, HFG1 जिसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन, और HF जो है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर। यानी कि ये जो सभी वैल्यू है वो हमें स्टीम टेबल में से 5 बार जो प्रेशर है उसके ऊपर से ये तीनों वैल्यू भी मिल जाएगा।
अब हमें फॉर्मूला यूज करना है H1 इज इक्वल टू HF1 प्लस एक्स इंटू HFG1। सो हमारे पास HF1 जो कि स्टीम टेबल में से मिला है 640.1, ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल में है 0.85, और HFG1 जो भी हमें स्टीम टेबल 5 बार के ऊपर मिला था 2107.4। सो इसका आंसर हमें मिलेगा 2431.39 किलो जूल पर केजी, यानी कि H1 हमें मिलता है 2431.39 किलो जूल पर केजी। फाइनल कंडीशन, अब हमें सुपर हीटेड के बारे में फाइंड करना है, तो H सुपर हीटेड इज इक्वल टू H2। H1 हमें मिला, अब हम H2 फाइनल कंडीशन इज इक्वल टू, यह उसका फॉर्मूला रहेगा Hg प्लस Cp T सुपर हीटेड माइनस T सेचुरेटेड। अब जो भी वैल्यू है वो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, 2747.5 प्लस Cp 2.1, सुपर हीटेड टेम्परेचर 220 और सेचुरेटेड टेम्परेचर 151.8। अब इसका हम सॉल्यूशन हमें मिलेगा 2890.72 किलो जूल पर केजी, यानी कि H2 यानी कि सुपर हीटेड जो H है वो हमें ये आंसर मिलता है 2890.72 किलो जूल पर केजी। हीट सप्लाइड, अब हमें हीट सप्लाइड फाइंड करना है, जो कि हमें H1 और H2 दोनों मिल चुके हैं, तो H2 माइनस H1 करेंगे। सो 2890.72 माइनस 2431.39, सो वी विल गेट 459.33 किलो जूल पर केजी, यानी कि ये हमें आंसर मिल रहा है 459.33 किलो जूल पर केजी। क्वेश्चन 3A और आंसर इन वन वर्ड। Which coupling is used to connect engine shaft to driven shaft in automobile? यानी कि ऑटोमोबाइल में हमें जो इंजन शाफ्ट है उसको ड्रिवन शाफ्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए कौन सी कपलिंग इस्तेमाल की जाती है? सो उसका आंसर रहेगा यूनिवर्सल कपलिंग। Energy absorbed by a brake is released into the environment in the form of which energy? तो उसका आंसर रहेगा हीट। What causes the outward movement of a shoe in centrifugal clutch? So answer will be centrifugal force. So यहाँ पे सिंगल वर्ड में आंसर है, इसलिए यहाँ पे ये सिंगल वर्ड में आंसर दिया गया है। क्वेश्चन 3B और में एक एग्जांपल है, अ क्लासरूम हैज अ विंडो एयर कंडीशनर ऑफ 2 TR capacity, its COP is 3. How much electrical energy in kilowatt hour will be consumed in 1 month if the unit runs for 6 hours per day? So यहाँ पे ये एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे TR का मीनिंग होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो इसका सॉल्यूशन COP यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू Q अपॉन W। सो यहाँ पे हमें Q दिया गया है 2 TR, सो ये यू कैन सी यहाँ पे Q2 और TR यानी कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का जो होता है इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट, राइट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। सो हमने यहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाई किया है, COP हमें यहाँ पे दी गई है 3 और यहाँ पे हम W फाइंड करेंगे, सो वी विल गेट 2.33 किलोवाट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, सो इसका ये फॉर्मूला रहेगा पावर इन वॉट नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स पर डे। सो हमें जो मिला पावर वो है 2.33, नंबर ऑफ डेज 30, 1 मंथ है यानी कि 30 हम कंसिडर करेंगे, एंड नंबर ऑफ आवर्स पर डे जो कि दिया गया है 6। सो यहाँ पे हम आंसर मिलेगा 419.4 किलोवाट आवर। क्वेश्चन 3C और में फिर से एग्जाम्पल है,
During a test of steam with throttling calorimeter, sample is taken from main pipe at 15 bar. Pressure and temperature after throttling are 1.2 bar and 150 degrees Celsius respectively. Determine dryness fraction of steam. Take specific heat of superheated steam as 2.1 किलोजूल पर kg Kelvin. इसका हम अब सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें P1 15 बार दिया गया है, प्रेशर P1 15 बार, P2 दिया गया है 1.2 बार, T सुपरहीटेड यहाँ पे आफ्टर थ्रोटलिंग यानी कि यहाँ पे T सुपरहीटेड दिया गया है 150 डिग्री सेल्सियस, Cp यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपरहीटेड स्टीम जो हमें दिया गया है 2.1 किलोजूल पर kg केल्विन। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। यहाँ पे हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसको x के साथ डिनोट किया जाता है। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन हम फाइंड करेंगे एट 15 बार। सो यहाँ पे हमें जो प्रेशर दिया गया है एट 15 बार, उसके ऊपर हम जो स्टीम टेबल है हमारा उसमें ये वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो ये डायरेक्टली हमें स्टीम टेबल में से मिल जाएगी। तो यहाँ पे HF यानी कि हम बोल सकते हैं एंथैल्पी और HFG1 यानी कि एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन। सो हमें स्टीम टेबल जो है उसमें देखना है 15 बार प्रेशर के ऊपर HF1 कितना है वो देखना है और HFG1 कितना है वो देखना है। तो ये वैल्यू हमने स्टीम टेबल में से ली है एट 1.2 बार, जो कि दूसरा प्रेशर ही दिया गया था 1.2 बार। सो उसका अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो Hg का मीनिंग होता है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, जो कि हमें दिया गया है 2683.4 किलोजूल पर kg और T सैचुरेशन 104.8 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे ये जो चारों वैल्यू है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो कि हमने स्टीम टेबल में से ली है, राइट। तो सिंपल आपको याद रखना है ये जो प्रेशर दिया गया है वो स्टीम टेबल में फाइंड आउट करना है प्रेशर की कॉलम में, और उसके एग्जैक्ट सामने आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे ये वैल्यू के सामने हमें ये जो वैल्यू है वो हमें उधर से मिल जाएगा। फॉर थ्रोटलिंग प्रोसेस H1 इज इक्वल टू H2। सो हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें थ्रोटलिंग प्रोसेस मेंशन किया गया था। सो यहाँ पे H1 इज इक्वल टू H2 होता है। सो हम ये इक्वेशन याद रखेंगे, H1 इज इक्वल टू HF1 प्लस X, HFG1 इज इक्वल टू H2 में Hg2 प्लस Cp यानी कि स्पेसिफिक हीट जो दिया गया था वो इन ब्रैकेट T सुपरहीटेड माइनस T सैचुरेटेड। सो ये फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। और जो भी वैल्यू है हमारे पास HF1 यहाँ पे आप देख सकते हो 844.7 प्लस X जो कि ड्राइनेस फ्रैक्शन है, HFG1 1945.2 इज इक्वल टू Hg2 2683.4 और Cp जो कि हमें एग्जाम्पल में दिया गया था 2.1, T सुपरहीटेड 150 एंड T सैचुरेटेड 104.8। सो ये सभी वैल्यू हमने हमारा जो फॉर्मूला है उसमें इंसर्ट कर दी गई है। सो हमें यहाँ पे X यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन मिलता है 0.99। क्वेश्चन 4A, व्हाट इज अ फ्लेक्सिबल कपलिंग, व्हाट आर इट्स टाइप्स? It is used to connect two shafts having both lateral and angular misalignment। यानी कि ये जनरली कपलिंग यानी कि दो शाफ्ट को कनेक्ट करता है। लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए टू शाफ्ट हैविंग बोथ लेटरल यानी कि पार्श्व एंड एंगुलर यानी कि कोणीय, दोनों प्रकार के जो मिस अलाइनमेंट है, राइट। तो उसको उस तरह के जो शाफ्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। They protect the driving and driven shafts from failure due to misalignment, vibration, shock loads और thermal expansion।
जो कि वो ड्राइविंग एंड ड्रीवन जो शाफ्ट है, यानी कि बेसिकली कपलिंग वही करता है, दो शाफ्ट को कनेक्ट करता है, ड्राइविंग एंड ड्रीवन, तो उसको फेल होने से बचाता है। फेल वो कैसे होता है, यानी कि मिस अलाइनमेंट से, और वाइब्रेशन होता है यानी कि कंपन होता है, शॉक लोड यानी कि जो झटके लगते हैं, और थर्मल एक्सपांसन यानी कि ऊष्मीय विस्तार की वजह से जो दिक्कत होती है, तो उसको यह क्या करता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग प्रोटेक्ट करता है यानी कि उसकी रक्षा करता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग्स आर, सो उसमें फर्स्ट रहेगा बूस्ट पिन टाइप फ्लेंज कपलिंग। सो यहाँ पे आप उसका फिगर देख सकते हो, ये है बूस्ट पिन टाइप फ्लेंज कपलिंग। सो आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें उसके ओनली टाइप्स पूछे गए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा गया, फिर भी मैंने यहाँ पे इमेज इंसर्ट किया है यानी कि आपको पता चल सके कि फ्लेक्सिबल कपलिंग में कौन कौन सी कपलिंग आती है और उसका फिगर कैसा होता है, इसीलिए मैंने फिगर इंसर्ट किया है। बूस्ट पिन टाइप फ्लेंज कपलिंग का ये फिगर है। यहाँ पे देखिए एक ड्राइविंग शाफ्ट होगा और ड्रीवन शाफ्ट होगा, वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड आएगा ओल्डहाम कपलिंग। सो ये ओल्डहाम कपलिंग का इमेज आप देख रहे हो, तो ये फिगर है जिसमें ये ड्राइविंग शाफ्ट है और ड्रीवन शाफ्ट है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक फ्लोटिंग डिस्क रखा जाता है, राइट। तो सपोज ये हमारा फ्लेंज ए है, फ्लेंज बी है, इन दोनों के बीच में ये रखा जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि ये दोनों शाफ्ट है वो एक लाइन में नहीं है, आप देख रहे हो, यानी कि मिस अलाइनमेंट है, किया जाता है। और ये ओल्डहाम कपलिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग का ही एक टाइप्स है। थर्ड रहेगा यूनिवर्सल कपलिंग। सो यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो ये यूनिवर्सल कपलिंग है। क्वेश्चन 4B, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ वर्टेक्स टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो कि एक वर्टेक्स टाइप है। वर्टेक्स यानी कि सिंपल सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो इस तरह का ब्लेड होता है, और वर्टेक्स यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ से ऊपर एक इस तरह का चैम्बर जैसा दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलेंगे वर्टेक्स चैम्बर, राइट। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये शाफ्ट रहेगा, ये हमारा इम्पेलर रहेगा जो कि एक रोटेटिंग एलिमेंट है, और उसके ऊपर वर्टेक्स टाइप है, तो यहाँ पे एक इस तरह का चैम्बर जैसा दिखाई देगा, उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स चैम्बर, राइट। सो बेसिकली ये पंप क्या करता है कि हमारा जो लिक्विड है, फ्लूइड है, उसको मूव करवाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन। क्वेश्चन 4C में एक और एग्जांपल दिया गया है, अ स्टीम प्लांट वर्क्स ऑन आइडियल रैंकाइन साइकिल। स्टीम इज सप्लाइड एट 25 bar and 290 degrees Celsius. The steam exhausts into a condenser at 15 kilonewton per meter square with 0.9 dry determine the cycle efficiency. So ये बेसिकली स्टीम पावर प्लांट का एक एग्जांपल दिया गया है। तो सिंपल आपको एक चीज और भी याद रखनी है, स्टीम पावर प्लांट जो कि रैंकाइन साइकिल पर वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें कई डेटा प्रोवाइड किए गए हैं, तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सो P1 इज इक्वल टू 25 बार, यहाँ पे हमें प्रेशर दिया गया है, स्टीम इज सप्लाइड एट 25 बार, यानी कि प्रेशर P1 25 बार, और उसका जो टेम्परेचर दिया गया है T1 जिसको हम बोलेंगे स्टीम है, यानी कि टीम टेम्परेचर सुपर हीटेड इज इक्वल टू 290 डिग्री सेल्सियस। और P2 देखिए यहाँ पे स्टीम एग्जॉस्ट इनटू कंडेंसर एट 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें P2 दिया गया है 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो P1 दिया गया था वो हमें बार में दिया गया था, तो हम P2 को बार में कन्वर्ट करेंगे। तो P2 यहाँ पे 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो बार में कन्वर्ट होने के बाद हमें मिलेगा वैल्यू 0.15 बार, और यहाँ पे 0.9 ड्राई यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो कि x इज इक्वल टू 0.9। तो इतना डेटा हमें दिया गया है। अब हम स्टीम टेबल में से हम वैल्यू फाइंड करेंगे एट 25 बार। तो हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, Hg1, राइट।
एच जी यानी कि हम उसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी एट स्टीम, राइट। और टी सेचुरेटेड यानी कि टेम्परेचर जो कि हमें 25 बार के ऊपर मिलेगा 223.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो दोनों वैल्यू है वो हमें 25 बार प्रेशर के ऊपर स्टीम टेबल में से मिल जाएगा। एंथैल्पी ऑफ स्टीम लीविंग बॉयलर इनलेट टू टरबाइन। सो उसका फॉर्मूला रहेगा H1 इज इक्वल टू Hg1 प्लस Cp T सुपर हीटेड माइनस T सेचुरेटेड। तो जो भी वैल्यू हमारे पास है वो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। Hg1 2800.9, स्पेसिफिक हीट 2.1, सुपर हीटेड टेम्परेचर 290 एंड सेचुरेटेड टेम्परेचर 223.9। सो हमें आंसर मिलेगा 2939.71 किलो जूल पर kg। Enthalpy of steam leaving boiler inlet to condenser. So H2 is equal to HF2 plus X into HFG2. So steam table at 0.15 bar. So 0.15 बार पे हम अब वैल्यू फाइंड करेंगे स्टीम टेबल में से, जिससे हमें मिलेगा HF2 226, HFG2 2373.2। तो ये जो वैल्यू है वो सभी हम स्टीम टेबल में से ले रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। HF का मीनिंग होगा स्पेसिफिक एंथैल्पी और HFG का मीनिंग होता है एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन। सो H2 इज इक्वल टू HF2 प्लस X डॉट HFG2। सो हमें जो हमारे पास वैल्यू है वो हम यहाँ पे इक्वेशन में रखेंगे। HF2 226 प्लस X जो कि ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें एग्जांपल में दिया गया है 0.9, HFG2 जो कि इसका वैल्यू है 2373.2। सो इसका आंसर हमें मिलेगा 2361.88 किलो जूल पर kg। Enthalpy of water leaving condenser entering boiler neglecting pump work. सो हम यहाँ पे H4 इज इक्वल टू HF2 यानी कि हमारे पास जो HF2 का यहाँ पे वैल्यू है 226, वही हमारा H4 बनेगा 226 किलो जूल पर kg। सो हमें एफिशिएंसी फाइंड करना है, तो H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H4। H1 का वैल्यू हमारे पास है 2939.71, H2 का 2361.88 जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये H1 ही है माइनस H4 यानी कि आप ये देख रहे हो H4 इज इक्वल टू HF2 226। सो हाँ, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0.2129 और इसको एफिशिएंसी है तो परसेंटेज में 21.29%। तो यहाँ पे सिंपल याद रखना है कि इस तरह के एग्जाम्पल में हमें स्टीम टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो भी प्रेशर दिया गया है उसके ऊपर से हमें ये जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। क्वेश्चन 4A और गिव सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ फ्रिक्शन क्लच एंड अ पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रिक्शन क्लच और पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच में रिलाइज ऑन फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी कि फ्रिक्शन क्लच में वो जो दो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच में क्या होता है, वो रिलाइज करता है डायरेक्ट मैकेनिकल इंटरलॉकिंग पे, यानी कि यह प्रत्यक्ष यांत्रिक का उसका जो टीथ होता है यानी कि जो जड़बा होता है उस पर निर्भर करता है, और ये ओनली फ्रिक्शन पे निर्भर करता है, इतना याद रखना है। ग्रेजुअल एंगेजमेंट अनेबल स्मूथ शॉक फ्री स्टार्टिंग, यानी कि यह क्या है, ग्रेजुअल एंगेजमेंट यानी कि क्रमिक जुड़ाव होते हैं, जो कि क्या होता है, शॉक फ्री स्टार्टिंग, यानी कि उसका जो झटका लगता है तो यहाँ पे क्या होगा, वो नहीं लगेगा, वो स्मूथली ऑपरेट होता है। पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच में रैपिड एब्रप्ट एंगेजमेंट, यानी कि वो तीव्र, और एब्रप्ट एंगेजमेंट का मीनिंग होता है अचानक से वो जुड़ जाता है। कैन नॉट एंगेज स्मूथली अंडर लोड, यानी कि लोड पड़ने पर वो स्मूथली एंगेज नहीं होता है।
तो ये सिंपल हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं और क्या सिमिलरिटी है फ्रिक्शन क्लच और पॉजिटिव कॉन्टेक्ट क्लच में वो आप देख रहे हैं। फ्रिक्शन क्लच, पॉजिटिव कॉन्टेक्ट क्लच स्लीप्स ड्यूरिंग एंगेजमेंट और इफ ओवरलोडेड एक्ट्स एज सेफ्टी। यानी कि जब भी एंगेजमेंट होता है और ओवरलोड होता है इस तरह के क्लच में तो स्लिप होगा यहाँ पे स्लिप, यानी कि हम बोल सकते हैं फिसल जाता है। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कॉन्टेक्ट क्लच में नो स्लीप अंडर लोड, पॉजिटिव रिजिड ड्राइव। यहाँ पे अगर लोड पड़ता है फिर भी स्लीप होने के चांसेस नहीं होते हैं और ये सकारात्मक और रिजिड यानी कि कठोर ड्राइव के रूप में कार्य करता है। फ्रिक्शन क्लच में आएगा सुटेबल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन, यानी कि उच्च गति वाले जो है उसके अंदर ये इजीली कार्य करके देता है। और पॉजिटिव कॉन्टेक्ट क्लच में सुटेबल फॉर लो स्पीड और स्टेशनरी एप्लीकेशन, यानी कि कम गति और स्टेशनरी यानी कि स्थिर जो है उसके लिए ये उपयुक्त है। फ्रिक्शन क्लच में जनरेट सिग्निफिकेंट हीट वियर्स आउट ओवर टाइम, काफी गर्मी उत्पन्न करता है जो यहाँ पे क्या होगा कि समय के साथ ओवर टाइम यानी कि समय के साथ ये खराब हो सकता है। यहाँ पे लो हीट जनरेशन एंड लेस वियर ड्यू टू नो स्लीप, यहाँ पे स्लीप नहीं होता है इसकी वजह से जो वियर होता है जो घिसाव होता है वो भी कम होता है और यहाँ पे हीट जनरेशन भी कम होता है। फ्रिक्शन क्लच ऑटोमोबाइल्स, मैनुअल कार्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, कन्वेयर्स, यानी कि ये जो है वहां पे फ्रिक्शन क्लच का इस्तेमाल होता है। और हैवी मशीनरी होगा, लो स्पीड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, गियर बॉक्सेस जिसमें पॉजिटिव कॉन्टेक्ट क्लच का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 4B और डिस्क्राइब इन शॉर्ट द पार्ट्स ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप के जो पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करना है लेकिन शॉर्ट में। सो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये जो है वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। सो यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट है, पार्ट्स है, ये हमारा पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन रोड है, कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक, ये सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व, ये जो है डिलीवरी पाइप है, ये सक्शन पाइप है, राइट। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। फर्स्ट पिस्टन एंड सिलेंडर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है पिस्टन और ये जो बाहर का पोर्शन देख रहे हो जिसको हम सिलेंडर बोलेंगे। पिस्टन रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि ये जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है, यानी कि इस तरह से मूवमेंट करेगा। द रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज ऑब्टेन बाय मींस ऑफ कनेक्टिंग रोड, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक शाफ्ट होगा, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रोड है। जैसे शाफ्ट रोटेट होगा तो ये क्या होगा, कनेक्टिंग रोड भी इस तरह से रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। तभी क्या होता है, ये जो पोर्शन है हमारा पिस्टन वो इस तरह से मूवमेंट करेगा। द पिस्टन इज कनेक्टेड टू कनेक्टिंग रोड बाय अ पिस्टन पिन, यानी कि हमारा जो पिस्टन है तो वो कनेक्टिंग रोड के साथ यहाँ पे एक पिस्टन पिन होता है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड मैकेनिज्म, क्रैंक इज माउंटेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट व्हिच इज ड्रिवन बाय प्राइम मूवर। सो यहाँ पे क्या है, एक शाफ्ट रहेगा जो कि मोटर के साथ कनेक्ट होगा, प्राइम मूवर यानी कि वन टाइप ऑफ इंजन। सो ये क्या करेगा, जब भी हम पावर सप्लाई करेंगे ये रोटेट होगा, राइट। सो इसको ये हमारा क्रैंक हुआ, यानी कि क्रैंक शाफ्ट बोल सकते हैं, और ये जो आप देख सकते हो क्रैंक है। क्रैंक इज कनेक्टेड टू द पिस्टन by connecting rod which converts rotary motion of the crank into reciprocating motion of the piston, यानी कि यहाँ पे ये जो देख रहे हो क्रैंक है, कनेक्टिंग रोड है, पिस्टन रोड है, ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। सो यहाँ पे क्या होगा, क्रैंक यहाँ पे रोटरी मोशन जनरेट करता है तो यहाँ पे हमारा पिस्टन जो है वो इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन जनरेट करेगा। सो यहाँ पे सिंपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रोटरी मोशन विच इज कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन।
सक्शन पाइप, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सक्शन पाइप है जो कि यहाँ पे वाटर में सबमर्ज है, यानी कि डूबा हुआ है। इट कनेक्ट्स द सोर्स ऑफ वाटर सम्प एंड द सिलेंडर, यानी कि ये जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है यानी कि सम्प टैंक है उसमें सबमर्ज है और यहाँ से ये सिलेंडर के साथ कनेक्टेड है। सक्शन वाल्व, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सक्शन वाल्व। इट इज अ नॉन रिटर्न वाल्व विच एडमिट्स द वाटर फ्रॉम सक्शन पाइप इनटू द सिलेंडर, यानी कि सक्शन वाल्व क्या करता है, यहाँ पे जो वाटर है वो सक करके यहाँ पे सिलेंडर में भेजता है, यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व है, यानी कि वो जो वाटर यहाँ पे जाने देता है उसको फिर से बैक नहीं आने देता है, इस तरह का हम एज्यूम करेंगे। डिलीवरी पाइप, water is discharged from the cylinder at high pressure to the required height by means of delivery pipe। सो यहाँ पे जो डिलीवरी पाइप है तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर होगा तो यहाँ पे ये पिस्टन का जो रेसिप्रोकेट मोशन होने के कारण यहाँ पे जो वाटर होगा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा जो कि हाई प्रेशर होगा। सो यहाँ पे डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा, ये वाटर विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी पाइप हमें जहां पे भी चाहिए वहां पे हम भेज सकते हैं। डिलीवरी वाल्व, इट इज अ नॉन रिटर्न वाल्व विच एडमिट्स द वाटर फ्रॉम द सिलेंडर टू द डिलीवरी पाइप। जैसे कि हमने बात किया ये डिलीवरी वाल्व है, सो यहाँ पे जो वाटर होगा सिलेंडर में उसको यहाँ से डिलीवरी वाल्व ओपन होगा तभी वो डिलीवरी पाइप से डिलीवरी टैंक में चला जाएगा। क्वेश्चन 4C और जिसमें भी एक एग्जांपल है, एन ऑयल इंजन वर्किंग ऑन डीजल साइकिल हैज सिलेंडर बोर ऑफ 190 mm and piston stroke of 230 mm. The clearance volume is 290 cm3. The fuel injection takes place at a constant pressure for 6% of the stroke. Determine the air standard efficiency. तो ये डीजल साइकिल का एग्जाम्पल है और यहाँ पे हमें एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हमें डायमीटर, यहाँ पे देख सकते हो सिलेंडर बोर जिसको हम डायमीटर बोलेंगे, सो वो हमें दिया गया है 190 mm। पिस्टन स्ट्रोक जो कि हम इसको एल बोलेंगे, कैपिटल एल 230 mm। क्लियरेंस वॉल्यूम जो कि यहाँ पे है VC जिसको हम V2 भी बोल सकते हैं, वो हमारा है 290 cm3। VS ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है, तो इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम अदरवाइज स्वेप्ट वॉल्यूम बोलेंगे। उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है π/4 d² इंटू एल। सो हमारी ये जो d है वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, l यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सो हमें जो स्वेप्ट वॉल्यूम यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम है उसका आंसर मिलेगा 6521.16 cm3। V1 इज इक्वल टू VS प्लस VC, यानी कि ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है और ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है, जो कि हमें इन दोनों का वैल्यू मिला है तो हमें V1 मिल जाएगा 6811.16 cm3। कंप्रेशन रेशियो R से डिनोट होता है। कंप्रेशन रेशियो का ये फॉर्मूला है V1/V2, राइट, जो हमारे पास है 23.49। कट ऑफ इज एट 6% ऑफ द स्ट्रोक, यहाँ पे हमें एग्जांपल में दिया है कट ऑफ 6% ऑफ द स्ट्रोक। सो V3 माइनस V2 अपॉन V1 माइनस V2। सो कट ऑफ के लिए ये आपको याद रखना है V3 माइनस V2 अपॉन V1 माइनस V2, जो कि हमें दिया गया है 6%, तो वो हमें मिलेगा 0.06। सो इस वैल्यू में से हमारे पास V1 है, V2 है, तो V3 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। V3 मिला 681.27 cm3। कट ऑफ रेशियो जिसका इक्वेशन है V3/V2 जो कि 2.349, यानी कि हमें V3 और V2 का अगर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का आंसर मिलेगा 2.349। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हमें फाइंड करना है, सो 1 - 1 upon R raised to gamma -1 into 1 upon gamma into rho raised to
gamma minus 1 upon rho minus 1। सो हमें ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सो कुछ इस तरह का आंसर मिलेगा हमें 0.6546 और परसेंटेज में 65.46%। क्वेश्चन 5A आंसर इन शॉर्ट। उसमें पहला है नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव के सिर्फ आपको नेम लिखने हैं। सो उसमें आएगा ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर जॉकी पुली, फास्ट एंड लूज पुली, स्टेप्ड और कॉन पुली ड्राइव, एंड कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। सेकंड है उसमें एनलिस्ट डिफरेंट गियर टाइप्स, यानी कि डिफरेंट गियर के आपको टाइप्स के सिर्फ नेम लिखने हैं। सो उसमें आएगा स्पर गियर, हेलिकल गियर, स्पाइरल गियर्स, बेवल गियर, वर्म गियर्स, rake and pinion gears. So these are the gears. Third, give one benefit of using a V-belt. It is suitable for high power transmission when the distance between the pulleys is small. यानी कि जब भी पुली जो होता है उसका डिस्टेंस कम होता है तभी हाई पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम वी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। It requires smaller space, यानी कि जो वी बेल्ट है उसके लिए छोटी जगह चाहिए, यानी कि छोटी जगह की आवश्यकता होती है। स्लीप इज निग्लिजिबल ड्यू टू बेटर फ्रिक्शनल ग्रिप बिटवीन बेल्ट एंड पुली। सो यहाँ पे बेल्ट और पुली के बीच में ग्रिप जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्लीप नहीं होता, यानी कि जो बेल्ट है वो फिसलता नहीं है। हाई वेलोसिटी रेशियो कैन बी ऑब्टेन, यहाँ पे हम हाई वेलोसिटी रेशियो भी ऑब्टेन यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। यूज्ड फॉर हाई स्पीड, यानी कि ये जो वी बेल्ट है वो हाई स्पीड यानी कि उच्च गति के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 5B, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम रोटोडायनेमिक कंप्रेशर। A positive displacement compressor increases gas pressure by trapping a fixed amount of gas, then mechanically reducing its volume. Example using a piston, screws, scrolls to increase pressure. So basically यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर में जो गैस होता है यानी कि एयर होता है उसको एक जगह पे ट्रैप किया जाता है। उसके बाद उसको हम मैकेनिकली यानी कि उसको हम रिड्यूस करते हैं वॉल्यूम, यानी कि पहले हम किसी वॉल्यूम में उसको भरा, उसके बाद उस वॉल्यूम को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशर में वो कंप्रेस हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर। सो सिंपल याद रखना है, किसी वॉल्यूम में हम उसको ट्रैप करेंगे, उसके बाद हम मैकेनिकली थ्रू उसको कंप्रेस करेंगे। Positive displacement traps a set volume and reduce it. So basically हमने अब बात किया वही है कि किसी फिक्स वॉल्यूम के अंदर हमने एयर यानी कि गैस को ट्रैप किया, उसके बाद उस वॉल्यूम को रिड्यूस किया, जिसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। रोटोडायनेमिक यानी कि डायनेमिक कंप्रेशर में क्या होता है, एक्सेलरेट द गैस यूजिंग अ रोटेटिंग इम्पेलर, यानी कि एक रोटेटिंग इम्पेलर होता है, यानी कि वन टाइप ऑफ फैन होता है जिसके थ्रू हम गैस को यहाँ पे एक्सेलरेट करेंगे, यानी कि क्रिएट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसी जो गैस है उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी को हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यूजेस रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन और रोटरी स्क्रॉल्स मैकेनिज्म, यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हम रेसिप्रोकेटिंग यानी कि जिसमें पिस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रोटरी भी आता है जिसमें हम स्क्रू और स्क्रॉल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम फिक्स वॉल्यूम के अंदर गैस को ट्रैप करते हैं, उसके बाद वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं। जबकि रोटोडायनेमिक में क्या होता, यूज रोटेटिंग इम्पेलर, सेंट्रीफ्यूगल और
एक्शियल, जिसमें रोटेटिंग इम्पेलर में यानी कि उस गैस को रोटेटिंग इम्पेलर यानी कि वो मूव करता होगा, रोटेट करता होगा, उसके थ्रू हम जो हमारा गैस है उसको काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। Positive displacement delivers a steady flow of gas irrespective of system pressure। यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दबाव जो है प्रेशर यानी कि उसकी परवाह किए बिना हम गैस का स्थिर प्रवाह प्रदान करते हैं, जबकि रोटोडायनेमिक कंप्रेसर्स प्रोवाइड कंटिन्यूअस हाई वॉल्यूम फ्लो दैट वेरीज विथ प्रेशर। जबकि रोटोडायनेमिक में क्या होता है, कंप्रेशर जो होता है निरंतर यानी कि उच्च मात्रा वाला प्रवाह प्रदान करता है जो दबाव के साथ बदलता रहता है। Question 5C, explain following terms of IC engine: brake power, indicated power, specific fuel consumption, clearance volume। यानी कि ये सभी टर्म्स है वो IC engine यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन में आता है। सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ब्रेक पावर। द पावर अवेलेबल एट द इंजन क्रैंकशाफ्ट इज नोन एज ब्रेक पावर। यानी कि ब्रेक पावर हम किसे बोलेंगे कि हमें जो हमारा इंजन का क्रैंकशाफ्ट है वहां पे जो पावर हमें मिलता है उसको हम ब्रेक पावर बोलेंगे। इट इज मेजर्ड बाय डायनेमोमीटर विथ ब्रेक अरेंजमेंट, हेंस इट इज नोन एज ब्रेक पावर। यानी कि यहाँ पे हमें सपोज ये ब्रेक पावर मेजर करना है तो हम डायनेमोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो डायनेमोमीटर का इस्तेमाल करके हम उसका ब्रेक पावर मेजर कर सकते हैं, इसीलिए उसको यहाँ पे ब्रेक पावर कहा जाता है। सो ये सिंपल उसका इक्वेशन है, ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60। सेकंड, इंडिकेटेड पावर। The power developed inside the engine cylinder is known as indicated power। Indicated power जिसको हम IP बोलेंगे वो क्या है, पावर डेवलप इनसाइड द सिलेंडर ऑफ द इंजन। यानी कि हमारा जो इंजन है उसके अंदर जो पावर डेवलप्ड होगा उसको हम इंडिकेटेड पावर बोलेंगे। उसका ये इक्वेशन है, IP इज इक्वल टू PM LAN अपॉन 60, वेर PM यानी कि ये जो आप देख रहे हो उसको बोलेंगे इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, उसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। L यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये हमारा स्ट्रोक लेंथ है जो कि मीटर में है। स्मॉल n आप देख रहे हो वो है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट। यहाँ पे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में चेंजेस आएगा, लेकिन अभी हम स्मॉल n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट। अब देखिए स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई 2 फॉर 4 स्ट्रोक इंजन। अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बात करेंगे तो स्मॉल n की जगह पे हमें लिखना है कैपिटल N अपॉन 2 और स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N फॉर 2 स्ट्रोक इंजन। अगर हम 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बात करें तभी IP यानी कि इंडिकेटेड पावर में स्मॉल n की जगह पे हम सिर्फ कैपिटल N लिखेंगे। Specific fuel consumption is equal to mass of fuel consumed per unit of time upon power output। यानी कि पर यूनिट ऑफ टाइम कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है और कितना पावर आउटपुट हमें मिल रहा है। सो बेसिकली ये जो है कंज्यूम फ्यूल जो kg पर आवर में रहेगा और पावर आउटपुट किलोवाट में रहेगा। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो kg अपॉन किलोवाट इनटू आवर। फोर्थ, क्लियरेंस वॉल्यूम। The volume contained in the cylinder above the top of the piston when the piston is at top dead center is called clearance volume। क्लियरेंस वॉल्यूम को हम VC बोलेंगे, जो कि हमने IC इंजन में डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या होगा, पिस्टन हमारा TDC से BDC ट्रैवल करता है। TDC यानी कि टॉप डेड सेंटर एंड BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर। लेकिन जब भी हमारा पिस्टन TDC पे होगा यानी कि टॉप डेड सेंटर पे होगा तो उस जगह के ऊपर थोड़ा जो स्पेस बचता है उसको ही हम बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। क्वेश्चन 5A और
State one disadvantage of rope drive, chain drive and gear drive. So यहाँ पे ये जो ड्राइव है रोप, चेन एंड गियर का, उसका डिसएडवांटेज लिखना है। तो पहला रोप ड्राइव, ropes can suffer from slip and creep resulting in a variable velocity ratio. तो यहाँ पे क्या है, अगर वेलोसिटी रेशियो अगर वेरी होता है तो यहाँ पे रॉप के अंदर क्या होता है, दिक्कत क्रिएट होता है, जैसे कि स्लीप होता है यानी कि फिसल सकता है, क्रीप होता है, क्रीप यानी कि हम उसको बोल सकते हैं स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो रॉप है वो डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, सिंपल हम ऐसा एज्यूम करेंगे। चेन ड्राइव, it requires frequent lubrication to prevent wear and tear and they produce significant noise. अब चेन ड्राइव का अगर हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर लुब्रिकेशन चाहिए इसको, वरना क्या होगा, वो वियर यानी कि घिस जाएगा और टीयर यानी कि टूट जाएगा, यानी कि प्रॉपर लुब्रिकेशन उसको चाहिए और फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार चाहिए। एंड दे प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट नॉइज, और वो क्या है, काफी शोर उत्पन्न करता है। गियर ड्राइव, गियर्स आर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, रिक्वायर प्रिसाइज अलाइनमेंट एंड आर जनरली लिमिटेड टू शॉर्टर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट। यानी कि जो गियर होता है तो उसका उत्पादन, प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा रहता है, रिक्वायर प्रिसाइज अलाइनमेंट यानी कि उसके लिए सटीक अलाइनमेंट होना आवश्यकता होती है, एंड आर जनरली लिमिटेड टू शॉर्टर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट, और यहाँ पे दो शाफ्ट के बीच में उसका जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। क्वेश्चन 5b, और डिफाइन विथ रिगार्ड्स टू कंप्रेशर, डबल एक्टिंग कंप्रेशर, मल्टी स्टेज कंप्रेशर, डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम एंड प्रेशर रेशियो। सो फर्स्ट, डबल एक्टिंग कंप्रेशर, a compressor in which compression of air takes place on both sides of the piston is called double acting compressor। यानी कि डबल एक्टिंग कंप्रेशर में कंप्रेशर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पिस्टन के दोनों साइड हम एयर को कंप्रेस करेंगे, जिसको बोलेंगे डबल एक्टिंग, यानी कि दोनों साइड हमें कार्य मिल रहा है, इसके लिए उसको डबल एक्टिंग कंप्रेसर कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देखिए, ये हमारा पिस्टन है। सो यहाँ से भी इनलेट होगा, तो यहाँ पे जो एयर इनलेट है वो यहाँ से आउटलेट हो जाएगा, और यहाँ से इनलेट जो है एयर का, सो यहाँ पे पिस्टन है तो इस साइड भी वो कंप्रेस होके हमें उसका आउटपुट मिलेगा, यानी कि पिस्टन के दोनों साइड हमें क्या हो रहा है, एयर का कंप्रेशर हो रहा है, इसके लिए उसको डबल एक्टिंग कंप्रेशर कहा जाता है। मल्टी-stage compressor, a compressor in which compression of air from initial pressure to final pressure is done in more than one cylinder is called multi-stage compressor। अब मल्टी-स्टेज कंप्रेशर में क्या होता है कि एयर का जो कंप्रेशर होता है, जो इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर तक, वो एक से ज्यादा सिलेंडर में होता है, जिसको हम बोलेंगे मल्टी-स्टेज कंप्रेशर। डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा टीडीसी है और ये बीडीसी है, ये पिस्टन यहाँ पे रेसिप्रोकेट मोशन करेगा। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग इट्स सक्शन स्ट्रोक। सो यहाँ पे सक्शन वाला ओपन होगा, सक्शन स्ट्रोक में यहाँ पे एयर इन होगा, एयर इन होगा तभी क्या होगा, हमारा पिस्टन सपोज यहाँ पे था, सो एयर इनलेट होने की वजह से पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी ट्रैवल करेगा, यानी कि ये पिस्टन है वो टीडीसी से यहाँ तक बीडीसी ट्रैवल करेगा। मैथमेटिकली स्वेप्ट वॉल्यूम यानी कि Vs π/4 d square into L for single acting compressor and Vs is equal to twice π/4 d square into L for double acting compressor, राइट। तो स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए ये जो इक्वेशन है वो हमें रखना है। प्रेशर रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर टू द एब्सोल्यूट इनलेट प्रेशर। सो बेसिकली प्रेशर रेशियो सिंपल है
कि वो रेशियो क्या है, डिस्चार्ज प्रेशर और इनलेट प्रेशर का रेशियो, जिसको ही हम बोलेंगे प्रेशर रेशियो। से सिंपल याद रखना है, डिस्चार्ज अपॉन इनलेट प्रेशर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो, यानी कि प्रेशर रेशियो को हम कंप्रेशन रेशियो भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 5C और जिसमें भी एक एग्जांपल है, अ 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक IC engine is used to produce 95 kilowatt brake power at 800 rpm. The stroke to bore ratio is 1.25. Mean effective pressure is 7 bar. Determine the bore and stroke of the engine. Assume mechanical efficiency at 80%. So ये भी एक IC engine का एग्जांपल है, इंटरनल कंबशन इंजन का, जो हम अब सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ सिलेंडर जो कि यहाँ पे देखिए 6 सिलेंडर, सो नंबर ऑफ सिलेंडर 6। यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी एज 80%, यानी कि मैकेनिकल एफिशिएंसी हमें दिया गया है 80%, यानी कि 0.8। ब्रेक पावर यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस 95 किलोवाट ब्रेक पावर, यानी कि ब्रेक पावर 95 किलोवाट, यानी ये स्पीड है आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट 800 आरपीएम। और यहाँ पे देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर 7 बार, सो पी मीन इज इक्वल टू 7 बार है, तो हमने उसको पास्कल में कन्वर्ट किया, पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो 7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और L बाई डी यहाँ पे देखिए बोर और स्ट्रोक का रेशियो दिया गया है, जो कि कितना है 1.8। यहाँ पे देखिए स्ट्रोक टू बोर, स्ट्रोक यानी कि L, बोर यानी कि डायमीटर, सो L बाई डी इज इक्वल टू 1.25। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, सो हमें यहाँ पे आईपी मिल जाएगा, क्योंकि ब्रेक पावर हमारे पास है, मैकेनिकल एफिशिएंसी भी हमें एग्जांपल में दिया गया है, सो हमें आईपी मिलेगा 118.75 किलोवाट। आईपी का ये फॉर्मूला है, देखिए आईपी इज इक्वल टू PM LAN अपॉन 60,000। सो यहाँ पे कैपिटल N बाई 2 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 स्ट्रोक साइकिल है, 4 स्ट्रोक इनटू नंबर ऑफ साइकिल। सो जो भी वैल्यू है हमारे पास आईपी का 118.75, मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया गया है 7 इंटू 10⁵, L यानी कि L बाई डी इज इक्वल टू 1.25 दिया गया, सो L इज इक्वल टू 1.25 D, एरिया π/4 D स्क्वायर, N यानी कि आरपीएम जो दिया गया था 800 अपॉन 60,000 इंटू 2 इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पे दिया गया 6, सो यहाँ पे मैंने 6 लिखा है। सो यहाँ पे हमें स्मॉल d मिलेगा 0.163 मीटर। सो यहाँ पे L भी मिल जाएगा, L इज इक्वल टू 1.25 D था, सो 1.25 D यहाँ पे रखिए, इंसर्ट कीजिए 0.163, सो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0.203 मीटर। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.